हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। एक बार फिर प्रस्तुत है आपके सामने। इस बार हम बात करने जा रहे हैं एमसीए सीयूईटी पीवाईक्यू 2024 में एमसीए सीयूईटी के थ्रू जो एमसीए होता है सीयूईटी पीजी के थ्रू, एक तो होता है निम्से के थ्रू। तो सीयूईटी पीजी के थ्रू इस बार भी मार्च होने वाला है। तो बच्चों का डिमांड था बेसिकली कि सर अभी मार्च में एग्जाम आने वाला है तो हमको सीयूईटी पीजी का पीवाईक्यू चाहिए, है ना। और पीवाईक्यू तो आपको नेट पे मिल जाएगा। मेरी है कि आपको वर्बली कैसे सॉल्व करना, वही कला सीखना है कि आधे या आधे से ज्यादा क्वेश्चन वर्बली बन जाते हैं। आप लोग पता नहीं ट्राई नहीं मारते या दूसरे कैसे सोचते नहीं हो, तो जरूर सोचेगा, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वर्बल क्वेश्चन बन रहे हैं। और सीयूटी पीजी के क्वेश्चन इजी भी रहते हैं मैथमेटिक्स में स्पेशली, तो इजी भी रहते हैं और वर्बल भी बन जाते हैं आधे आधे ज्यादा। तो जब इस स्टाइल से करोगे तो स्वाभाविक है और उनको विचार पे पाओगे और नंबर पे बढ़िया आएगा। यही तो मेन पर्पस होता है। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वर्बल हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि t इक्वल टू e पावर 2x एंड y इक्वल टू दिस, देन d2y बाय dt, यानी इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो आप इसको क्या करके जैसे t की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो e का पावर 2x का होल स्क्वायर, तो e पावर 4x यहाँ आ जाएगा, log e 1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 4x को एक बार डिफरेंशिएट करोगे, dy बाय d इक्वल टू 4, देन d2y बाय d इक्वल टू 0, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर इस केस में दिस विल दैट, देखिए मैं दिखा रहा हूँ कैसे हो, अभी कर लो बताइए। इसकी बात करें y इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस e, और यहाँ पर t की वैल्यू डालोगे तो t की वैल्यू क्या है, e टू द पावर 2x का पावर 2, तो ये तो हो जाएगा e पावर 4x और 4x यहाँ आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4x, तो log e 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर log ऑफ e सॉरी 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, जरूरत नहीं है ये आपका यहाँ पर 4x इसका मल्टीप्लाई हो जाता है एज पर द सिलसिला, 4x से एक्सपोनेंट जाकर के इधर आ जाए तो लॉग की प्रॉपर्टी बने होगी, पावर के ऊपर ले लागे, एक बार डेरिवेटिव 4 दोबारा डेरिवेटिव, इसीलिए ऐसा। अब बताओ जैसे इसको इधर रखा है कि ये चीज मन में कर सकते हो नहीं कर सकते, जब हम कर पा रहे हैं तो आपको नहीं कर पा रहे, है ना। सीधा सीधा आप दिखा रहे हैं कि क्यों कैसे हो रहा है। जैसे आप डालोगे यहाँ पर t की वैल्यू e पावर 2x का होल पावर e पावर 4x, तो e टू पावर 4x तो log e तो 1 कर देगा, 4x आ जाएगा, तो वही फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट तो 4 सेकंड टाइम। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। देखिए आगे हम लोग कैसे वर्बली करेंगे। यहाँ पर a dice roll thrice, what is the probability of getting a number greater than 4, है ना, in the first and the second throw of the dice and a number less than 4 in the third, यानी पहली दो बार में 4 से अधिक आवे और तीसरी बार में 4 से कम आवे, तो 4 से अधिक तो 5 होता है, 6 होता है, तो दो ही केस होता है आउट ऑफ 6 में से, है ना। जब डाई के थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 केस में पहले में 4 से अधिक आवे नहीं, 5 आवे 6 आवे, तो दो फेवरेबल हो गए, तो 2/6 मतलब 1/3, दूसरे में भी 1/3 और तीसरे में 4 से कम मतलब 3 केस 1 2 3 आउट ऑफ 6, तो 1/2, तो 1/3 टू 1/3 टू 1/2, तो 1/80 में प्लस। देखिए यहाँ पर कि die is rolled thrice, 3 बार करें तो find the probability of getting number more than 4, more than 4 मतलब 5 and 6, तो 2/6 यानी 1/3, और दूसरे में भी 2/6 1/3 ये बने, है ना। किस और तीसरे में लेस देन 4, लेस देन 4 का मतलब होगा 1 2 3, इन केस आउट ऑफ 6 तो 3/6, इसी को हम लोग वर्बली कहते हैं, 1/6 को 1/3 into 1/3 into 1/2, तो 3 केसेस को प्रोबेबिलिटी का 4 से कम मतलब 1 2 3 आउट ऑफ 6, है ना, तो 3/6 मतलब 1/3, यही मन में क्या मल्टीप्लाई कर ऊपर 1 1 1 बेटा वही रहेगा, नीचे यहाँ पर आपका 3 3, जिसका नीचे भी करना समझ जाओगे, मैं समझता हूँ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कि इसका डेरिवेटिव करना है, द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा है में। अब इसका एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 5 पावर x log 5, और फिर 5 पास करोगे तो 1 पावर 5 x पावर 5 पावर x और log 5, तो log 5 दो बार हो जाता है, क्या इसमें मुद्दा है। देखिए ये y की इक्वल टू हो जाएगा 5 पावर x,
इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx, तो ये तो पता है 8 पावर x का होता है डेरिवेटिव 8 पावर x log 5, तो 5 पावर x का 5 पावर x log 5 log 5 रहेगा। अब ये तो कांस्टेंट काम करेगा, फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो d2y बाई dx2 है ना, दो बार वो करना है सेकंड ऑर्डर, तो 5 पावर x तो इसका log 5 और इसका पहले से log 5 पड़ा हुआ log 5, तो log 5 मिलकर के क्या होगा, दो बार हो गए, तो साफ साफ लिखना पहली बार 1 पावर 5 log 5, दोबारा फिर 1 पावर 5 log 5, तो log 5 log 5 इसका बाकी है। अब बताओ वर्बल हो सकता है नहीं हो सकता? तो हो सकता है, तुम लोग क्यों नहीं करेंगे? फालतू में बेमतलब में उसको पेन पेपर यूज नहीं करना है। 50% ज्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये हम आपको खुद दिखा रहे हैं, खुद देखिए और समझिए और ऐसे ट्राई मारिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं बिना कुछ समय बर्बाद किए। देखो यहाँ पर कह रहा है कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल, डिग्री क्या होता है सबको पता होगा, पढ़े होंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव पर पावर बशर्ते ईच एंड एवरी एक्सपोनेंट शुड बी कॉमन नंबर। यहाँ क्यूब 3 पावर 3/2 फ्रैक्शन है, नीचे लिखा, तो अभी पहले इसको फ्रैक्शन हटाना है एक्सपोनेंट का, तो फ्रैक्शन हटाओगे तो स्क्वायर को सेट करोगे, तो यहाँ पर दिस टू पावर 3 और दिस टू पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर यहाँ पे 2 है, तो इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिग्री यहाँ पर 2 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव पर पावर ये नहीं होगा, तो डेरिवेटिव एक बार है, दो बार इसको करोगे तो 6 आ जाएगा, ये नहीं लेना, हाईएस्ट डेरिवेटिव पर देना पावर बशर्ते ईच एंड एवरी एक्सपोनेंट मस्ट बी कॉमन नंबर, तो जैसे स्क्वायर करोगे कॉमन नंबर हो जाएगा, और यहाँ पर जिसका होल स्क्वायर तो इसका डेरिवेटिव पर पावर 2 तो पता होगा डिग्री आ जाएगा डिफरेंशियल है ना। तो वर्बल है कि नहीं ये बताओ, आप भी कर सकते हो, बहुत आसान है, सब देखिएगा आपको कैसे कैसे करो। यहाँ पर ये भी प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन है, ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी, आप दो कोई स्क्वायर 2/2 ले लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी मल्टीप्लाई करोगे बी ए करके घटाओगे, तो देखो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा, करके देखिएगा, कैसे देखिएगा, ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी पर विस्तार ले करके भी कर सकते हो, तो इसमें भी कुछ दम नहीं है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में मूव करते हैं, नेक्स्ट में मूव करते हैं कि A is a square matrix of order 4 and mod of equal to 4, then determinant of 2 times of A is equal to, तो ऑर्डर 4 है तो 2 जब बाहर निकलेगा तो 2 को पावर 4 इंटू mod of A, 2 पावर 4 कितना 16, 16 इंटू 4 64 विल बी आंसर, ठीक है, 64 विल बी द आंसर इन दिस केस। देखिए यहाँ पर ये वाला आंसर कैसे हो रहा है, साफ साफ देखिए यहाँ पर, जैसे इसकी बात करेंगे तो 2 पावर 4 mod of A हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर से, यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/4 है, 4 रो 4 कॉलम है, सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब डिटरमिनेंट बनाओगे तो किसी एक रो किसी एक कॉलम से कॉमन लोगे तो 2 बार 2 2 2 2 4 बार कॉमन हो जाएगा, किसी एक रो है किसी एक, क्योंकि 4 हो गया तो ये बाहर निकल आए, तो जितना यहाँ ऑर्डर होता उतना पावर हो जाता। अगर पावर 3 होता तो यहाँ पर 2 पावर 3 mod of A होता, तो 4 पावर तो 2 का पावर 4 और mod of A की वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा 16 इंटू 4 64 विल बी आंसर इन दिस केस। हम लोग मूव करते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है और ऑर्डर यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए दो मैट्रिक्स फिट फॉर मल्टीप्लिकेशन कब होगी, जब ये और ये बराबर हो पास पास वाला, तो एस्कल टू 2 हो, एस्कल टू 2 यहाँ पर भी है, बस यही पर है और कहीं है भी नहीं, बस हो गया काम, वाई बाय चेक कर लेना, और जो रिमेनिंग बचता है वही फाइनल बचता है, तो 3/y बचेगा तो 3/1, तो ये दिस द करेक्ट आंसर। तो पास पास का सेम है तो फिट फॉर मल्टीप्लिकेशन, जो रिमेनिंग बचा वो फाइनल का ऑर्डर होता है, तो y = 1 होना ही पड़ेगा। बताओ वर्बल है कि नहीं वर्बल है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर टू द रेडियस दिस और r = क्यूब रूट ऑफ दिस, ये 1.1 11 का क्यूब करते हो तो 1331 होता है, तो इसका 1.1 का होल क्यूब हो जाएगा, 11 क्यूब है ना, तो क्यूब का 3 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू एक्चुअली आएगी 1.1 आएगी, क्योंकि ये 1.1 का होल क्यूब है, अगर डेसिमल नहीं होता तो 11 क्यूब होता है, क्यूब रूट ऑफ क्यूब, क्यूब 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा। अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का ये तो पता होगा कि 4πr² होता है, उसका आधा करोगे 2πr² और बेस का भी जुड़ जाएगा, तो सरफेस एरिया वहां पर हो जाएगा 3πr², टोटल
कर्व का आधा और बेस का पाई आर स्क्वायर, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे ds बाई डी टी, तो इस केस में हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 पाई इंटू 2r और डी आर बाई डी टी, और तो यहाँ पर हो जाएगा 6 पाई आर, और आर की वैल्यू आपको पता है 1.1, तो 6.6 पाई विल बी द आंसर। अब ये बताओ क्या आप वर्बल ये नहीं कर सकते थे? देखिए ये तो सबको पता होगा इतना बेसिक आइडिया कि भाई ये अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर, ये कर्व सरफेस टोटल कर्व होता है। जब आधा कट करेंगे, हेमी करेंगे, तो इसमें क्या इसका आधा हो जाएगा और प्लस बेस का पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो जो आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो आपको बेसिक चीज क्लास 10th की चीज है, आपको पता ही होगा। आप 3 पाई आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 3 पाई और इधर 2r, तो 3 इंटू 2 6 पाई आर हो गया, और आर की वैल्यू 1.1, तो 6.6 पाई वर्बल हो रहा है। ये चीज तो आपको पता ही है, तो वर्बल हो रहा तो वर्बल आप लोग कर लेंगे। तो सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको नहीं कर लिखना है, आपको पेन पेपर का यूज करना ही नहीं है, ऐसे ही करना है क्योंकि ये वर्बल क्वेश्चन है, तो वर्बल बन हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस दिस विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट करोगे तो इधर 4 से डिवाइड करोगे तो 28 28 रूट 3a और 4a, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर हाफ इंटू दिस 28 रूट 3a और इंटू 4b का आधा कर दो 2, तो 28 इंटू 2 56 रूट 3a बी विल बी आंसर। साफ साफ जाहिर है, इसमें कुछ दम ही नहीं। देखिए यहाँ पर यहाँ क्या कह रहा है कि एक तो हो गया वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और ये लाइन, इस लाइन को अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर की ले लें तो यहाँ पर ये लाइन, इस लाइन का जब करोगे इसमें तो करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बाई 4 से डिवाइड करोगे तो 28 रूट 3, ये तो वर्बल हो जाएगा, प्लस y बाई 4b इज इक्वल टू 1, तो ये आपका ये वाला हो गया इंटरसेक्ट, और ये हो जाएगा 4b, ये हो जाएगा 4b, ये हो जाएगा 4b, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 रूट 3 इंटर, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू यहाँ पर 2b इंटू दिस 2 इंटू 28 56 और रूट 3 ए भी हो, साफ साफ दिख रहा है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ऑब्लिक लाइन राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी, तो इंटरसेक्ट का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2 विल बी द एरिया ऑफ दैट राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो बताओ वर्बल हो रहा कि नहीं हो रहा इसमें से? जैसे 4 से डिवाइड करो इंटरसेप्ट हाफ इंटू दिस आंसर, तो ये 28, ये 4 4 का 2 कर दिया तो 28 2, बाकी अंडर 3 भी तो रहेगा, उसी में है, बाकी भी नहीं। तो हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिएगा क्या है कि ए बी सी आर द 3 वेक्टर्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, और ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, और मॉड ऑफ सी और सी का लेंथ 2 है। यूनिट वेक्टर का ज्यादा से ज्यादा आप ऐड करोगे सेम डायरेक्शन में तो मैक्सिमम 2 होगा, और सी भी 2 है, देन द एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो तीनों का सम यहाँ पर क्या है 0 है, और यहाँ पर इसका सीधा सा मतलब है कि ये ए हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा बी यूनिट वेक्टर, तो ए प्लस बी, है ना, ये 2 हो गया। अब सी को क्या करना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट अप्लाई करना पड़ेगा, 2 यूनिट है क्योंकि मॉड ऑफ सी इक्वल टू 2 है, तभी तो 0 होगा, तभी तो ए प्लस बी प्लस सी 0, ये सी हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो बी की डायरेक्शन इधर है और सी की डायरेक्शन इधर हो, क्योंकि दिस प्लस दिस यूनिट वेक्टर का मैक्सिमम लेंथ 2 हो जाएगा, और 2 लाना इसलिए क्योंकि इसको 0 करना है, प्लस बी प्लस इक्वल टू 0 करना है, और सी का लेंथ 2 है, तो ये सेम डायरेक्शन में हो, ये अपोजिट हो, तो यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी इन द सेम डायरेक्शन, इसका रिजल्टिंग वेक्टर 2 होगा, और उसको 0 है ए प्लस बी प्लस सी, तो सी को अपोजिट लगाना पड़ेगा, तभी तो 2 माइनस 2 करके 0 कर देगा, तो इक्वल, तो बी एंड सी के बीच में एंगल क्या होता है 180, क्योंकि बी ए बी का ये डायरेक्शन और सी का अपोजिट है, देन ओनली इट विल बी सम ऑफ द 3 विल बी 0। तो ये आपको किसी फिगर दिमाग में रखना है, क्या डायरेक्शन है क्या है, तो इट कैन इजीली बी, कुछ नहीं स्टेप, कुछ नहीं, केवल समझना है कि ए बी का यूनिट वेक्टर का मैक्सिमम 2 होगा और सी का 2 है, तो भाई 0 करना तीनों का सब, तो दोनों के एक डायरेक्शन में कर दो ए बी को, और सी का अपोजिट कर दो, तो बी सी का बीच का एंगल इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n बाई n,
n/n की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपको इसमें से देखना है कि एडजॉइंट ऑफ एज को मॉड ऑफ एज, तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पढ़ोगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का जब वैल्यू निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, तो मॉड ऑफ ए पावर n-1 ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो अब इसका उल्टा तो नहीं चलेगा। और a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई, ये भी प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन है। तो आई होता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स होगा, वैल्यू तो नहीं होगी, राइट हैंड से तो वैल्यू होता है, मैट्रिक्स है, वैसे भी लिख सकते हो कि नहीं मैच करेगा। और ये इसका इनवर्स हो जाएगा, मॉड ऑफ ए पावर -1 नीचे आ जाएगा 1/1, तो ये मैच करेगा। तो ओनली ए एंड डी कहाँ पर है, ओनली ए एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये सारा का सारा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये पता है तो पता है, इसमें कोई स्टेप ही नहीं है, ये होता ही है प्रॉपर्टी, उसका उल्टा हो नहीं सकता है। यहाँ मॉड ऑफ ए इंटू आई होता तो सही होता, और ये तो इनवर्स है, इसके बाहर निकालोगे इनवर्स 1/, आ जाएगा, है ना, वैल्यू का 1/1 रेसिप्रोकल, ये तो वैल्यू का वैल्यू रहेगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्या कह रहा है बताओ, कि द मैट्रिक्स दिस स्केलर है, डायगोनल है, इसकी सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, इसकी सिमेट्रिक में ये सारे जीरो एलिमेंट होते हैं, और सिमेट्रिक है क्योंकि ये इक्वल अनअपोजिट ए आई जे इक्वल टू ए जी आई, इसके रिस्पेक्ट में फोल्ड करोगे तो और अपोज करेगा, ये एलिमेंट ये बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो, यानी ये हो जाए 1 2 इक्वल टू 2 1, 1 3 इक्वल टू 3 1, यहाँ 2 3 इक्वल टू 3 2, है ना, डायगोनल एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक ए आई जे इक्वल टू है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स भी स्केलर होती है क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट सेम इक्वल होते हैं, तो स्केलर हो जाती है। तो डायगोनल स्केलर होती है, और सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के रिस्पेक्ट में ये क्या हुआ, ओवरलैप कर रही है, सुपरइम्पोज कर रही है, यानी ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यानी 1 2 का 2 1, 1 3 का 3 1 बराबर है 2 3 का 3 2, है ना। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसलिए नहीं है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये वाले एलिमेंट 0 0 हो और ये एक दूसरे का माइनस हो, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ये अगर 2 है तो यहाँ -2, यहाँ 3 है तो -3, तो ये तो है नहीं, तो यहाँ पर ये स्केलर भी है, डायगोनल भी है, सिमेट्रिक भी है, ये नहीं है, ए बी डी है, और ए बी डी कहाँ पे है, ए बी डी तो फर्स्ट ही वाला है, ठीक है, दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये भी सब प्रॉपर्टी है, मैट्रिसेस में तो ज़्यादातर प्रॉपर्टी पर ही क्वेश्चन रहते हैं, डिटरमिनेंट में थोड़ा प्रॉपर्टी करके सिंप्लीफाई अप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये एलपीपी पर है, लीनियर प्रोग्राम प्लान पर, फीस बेस्ड रीजन बाउंडेड बाय दिस, तो सब पढ़ोगे, समथिंग ग्रेटर देन है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन ये टुवर्ड्स द ओरिजिन, और एक्स वाई ग्रेटर देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिएगा, जब करोगे तो इंटरसेप्ट 20 और 80 का बनाएगा, तो 20 और 80 का बनाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 20 80 है, अवे फ्रॉम ओरिजिन तो यहाँ है, तो ये जब ग्रेटर देन होता तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, इसके इधर होना चाहिए रीजन, है ना। दूसरा क्या कह रहा है कि आपका x डिवाइडेड बाई 115 ये वाला आ जाएगा, वो ये वाला 115 आ जाएगा, तो ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये भी अवे फ्रॉम, ये इधर होगा, और ये भी इधर होगा, ये भी इधर होगा, ये भी इधर होगा, और ये कह रहा है लेस देन है टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो x/50 वाला ये वाला ये हो जाएगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो अब इसके अवे फ्रॉम टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो सी इज द ओनली रीजन, सी इज द ओनली रीजन, कहाँ गया सी, यहाँ पर हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, इसको मूव कर लेते हैं और कहीं, है ना। तो सी इज द ओनली रीजन इन दिस केस। खुद देखिए यहाँ पर कि ये आपका एलपीपी पढ़े होगे, तो रीजन वो लेंगे जो, पहली बात तो एक्स वाई ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव होता है ना। और कह रहा है इन सारे कांस्टेंट्स को यानी रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करे, तो ये जो है कह रहा है कि यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके जब भी ग्रेटर देन होगा तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये भी ग्रेटर देन अवे फ्रॉम ओरिजिन, और टुवर्ड्स ओरिजिन होगा जब लेसर देन होगा तो लेसर देन, तो इसके इधर हो इसके उधर, तो दिस इज द ओनली रीजन व्हिच इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेटिस्फाइंग ऑल द रिमेनिंग 3 कांस्टेंट आल्सो, तो दिस सी विल द करेक्ट आंसर। तो एलपीपी पढ़े होगे तो जा रहे होगे, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा यहाँ पर क्या है कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी वर्बल है, इसको डिवाइड करोगे जब भी e टू पावर x प्लस इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता है, तो एज पर द मेथड हम लोग जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं, तो e टू पावर x एफ एक्स आंसर होता है,
तो जब भी ये पहले फार्मूला लिख देते हैं, आपको पता भी हो याद दिलाने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है ई पावर एक्स एफ एक्स, ई पावर एक्स एफ एक्स। तो जब भी ई पावर एक्स के साथ कुछ हो तो हमेशा इसमें कन्वर्ट करो, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश, इसका डेरिवेटिव ये है, तो फाइनल आंसर जो आएगा ई पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स आएगा। तो ये इसमें बनता ही बनता है, आप हमेशा ट्राई मारिएगा। देखिए जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2x डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल होगा, अंडर रूट एक्स और प्लस 1 बाई, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो दिस विल आंसर, ये वाला आंसर होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ई पावर एक्स इंटू दिस बाई दिस करोगे तो रूट एक्स और प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स, है ना, 2 रूट एक्स डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव ये है, इसलिए ई पावर एक्स एफ एक्स आंसर, दिस आंसर। ये तो पता ही होगा, इसी का मतलब यूज कर देंगे। जब भी ई पावर एक्स समथिंग हो, समथिंग प्लस समथिंग, तो हमेशा हमेशा इसमें ही कन्वर्ट करो, कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस बाई दिस प्लस दिस बाई दिस, वर्बल पता है अंडर रूट एक्स, और इसका 1 बाई इस अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या करोगे? द फंक्शन में डिफाइंड बाय दिस कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस में क्या होगा, पाई पर कंटीन्यूअस, क्योंकि पाई पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो पाई इसमें भी डालो, पाई इसमें भी डालो, इक्वल कर दो। जब भी किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटीन्यूअस की बात करेगा तो उस पॉइंट को दोनों में डाल दो, दोनों ब्रांच में डाल दो, है ना, और इक्वल कर दो। कंटीन्यूअस होगा तो दोनों इंडजॉइंट रहेंगे, कॉमन रहेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो जैसे इसमें पाई डालोगे तो के पाई प्लस 1 इट इज इक्वल टू -1, पाई कास पाई -1 होता है, तो उधर जाएगा -2, के की वैल्यू आ जाएगी -2 बाई पाई, -2 बाई पाई, दिस विल आंसर। देखिए यहाँ पर जैसे इसमें पाई डालोगे तो इधर आ जाएगा, हो जाएगा के पाई और प्लस 1 इट इज इक्वल टू -1, तो वही उधर -1, क्योंकि इधर इसमें भी डाला -1 आया, इसमें भी डाला, इसमें भी डाला, दोनों को इक्वल कर दिया, तो यहाँ उधर जाके -2 बाई पाई, बराबर यही मैंने किया, वही मैंने बता दिया। तो क्यों नहीं हो सकता है ना? ये तो पढ़ोगे कंटिन्यूअस, जिस पॉइंट पे पूछेगा ब्रेक होगा वो दोनों में डाल करके इक्वल करना होता है। इक्वल होगा तो कंटिन्यूअस होगा, इक्वल नहीं होगा तो नहीं होगा। कंटिन्यूअस है तो इक्वल किया तो इक्वल 1 में हो गया। यहाँ पर के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, उधर गया -2 बाई पाई, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग बिना कुछ समय गंवाए। ठीक है, इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है कि पी क्यू इतना है, आर द टू मैट्रिक्स, देन पी क्यू ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज है, डैश लिखा हुआ है ना, ये ट्रांसपोज है, यानी मल्टीप्लाई करो ट्रांसपोज लो, तो मल्टीप्लाई करो रो को कॉलम, ये तो 3/1 है, 1/3, तो मल्टीप्लाई करोगे 3/3 आएगा, तो पहला रो पहला कॉलम, तो -1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा -2 आएगा A11 पोजीशन, तो -2 आएगा, तो ट्रांसपोज लोगे तो A11 का तो वही रहता है, A22 का तो ट्रांसपोज में फर्क नहीं पड़ता है, A33 तो डायगोनल एलिमेंट सेम रहता है, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट -2 आएगा, -2 इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इन्हीं दो में कोई एक हो सकता है, इन दोनों में। अगला बात करते हैं, फिर पहला रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 -4 का 4 आ जाएगा, 4 इस पोजीशन में आएगा, और जब ट्रांसपोज लोगे तो 1 2 का 2 1 हो जाएगा, इसमें 4 है इसमें नहीं है, इसलिए दिस आंसर बस हो गया। इसमें नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट 4 आ रहा है वो ट्रांसपोज लेने पर यहाँ आ जाएगा, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, है ना, ये वाला 2 का यहाँ आ जाता है, इसे रिप्लेस ट्रांसपोज लेने पर पता होगा। तो जो मेरा वैल्यू निकाला है, पहला रो को दूसरे से मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू -4, 4 आया, 4 ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे 4 आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ तो 7 है, यहाँ पर 4 ऐसे होगा। जब रिजेक्ट हो गया, पहले में यहाँ -2 आ रहा, पहला रो मतलब कॉलम -2 दोनों में था, तो इन दोनों में हो सकता था, इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि पहला एलिमेंट नहीं मैच किया। जैसे दोबारा मल्टीप्लाई करके और ट्रांसपोज लिया, 1 2 का 2 1 देखा, 1 2 4 आ रहा है, तो 2 1 में 4 होना चाहिए, 2 1 में 4 है यहाँ की, जबकि 2 1 में 7 है, तो इसलिए ये नहीं चलेगा, ये हो गया। जितना जरूरत है उतना करेंगे, क्यों हम पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके टाइम पास करेंगे, क्योंकि क्या होता है, दिमाग नहीं लगाओगे ना तो टाइम बर्बाद करोगे, टाइम बर्बाद करोगे तो पिछड़ जाओगे, और पिछड़ जाओगे तो फिर मेरिट नहीं आ पाओगे। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। पढ़े होगे तो सब समझ में आ रही होगी बातें, नहीं पढ़े होगे तो कोई मदद नहीं कर सकता है। देखो यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी, और a इतना है b इतना है, a प्लस बी a माइनस बी के परपेंडिकुलर। अगर देखो a प्लस बी a माइनस बी आर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर तो एनी साइड के परपेंडिकुलर। अरे भाई ये देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर कोई a वेक्टर ले लिया, ये b ले लिया वेक्टर, है ना, b वेक्टर ले लिया, और जब हम पैरेललोग्राम बनाते हैं तो इसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल जो होता है वो क्या होता है,
ए प्लस बी होता है, एक तो हो जाएगा ए प्लस बी और एक हो जाएगा ए माइनस बी या बी माइनस ए, है ना, ए माइनस बी या बी माइनस ए, इधर का लो इधर का लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो एक ये डायगनल एक ये डायगनल, अब इनके परपेंडिकुलर, तो डायगनल परपेंडिकुलर मतलब साइड परपेंडिकुलर, तो जिस प्लेन में डायगनल होंगे उसी प्लेन में साइड होंगे, जिस प्लेन में साइड होंगे उसी प्लेन में डायगनल होंगे। तो यानी कुल मिलाकर के ए बी के यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, सब तो यूनिट वेक्टर दिया है, और परपेंडिकुलर टू डायगनल का मतलब परपेंडिकुलर टू द साइड, क्योंकि साइड के परपेंडिकुलर में डायगनल। तो देखोगे कौन किसके परपेंडिकुलर, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, नहीं आएगा, इसका जीरो आएगा, ये आपका दो निगेटिव कर दिया, नहीं आएगा, इसका जीरो आएगा, एक निगेटिव चार चार पर नहीं, तीन बाई आ जाएगा, नहीं आएगा, इसका करोगे तो 1 - 1 0 ये इसके परपेंडिकुलर, इसको भी चेक कर लो, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा -1 और 1/√3, और यहाँ पर 2 का 4/√6 और 3/10 इट इज, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, यानी ये जहाँ पर जो ये वेक्टर है ए के भी परपेंडिकुलर, बी के परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है वर्बल, और यूनिट वेक्टर तो सब दिए हैं, बाकी नहीं आ रहे हैं। तो आपको देखना है इनके परपेंडिकुलर मतलब साइड के परपेंडिकुलर, तो सीधा चेक कर लो, इतना तो पैराग्राम में पढ़े ही होगे वेक्टर, है ना। तो वर्बल हो रहा है इसलिए वर्बल मूव कर रहे हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर ये भी एलपीपी का हो गया, कह रहा है x + y > 10 और x 2x + y यानी x बटे 12.5 x y/12 = 1, तो उससे कम हो, यानी इससे इधर हो इससे कम हो, ये तो दोनों अवे कर दिया, तो इससे इधर इससे कम डिस्टेंस, दो पैरेलल ये तो है नहीं, तो पैरेलल तो होगा नहीं, पैरेलल इन्हीं दोनों में हो सकता था, लेकिन इसमें जो है जो कॉमन रीजन है वो इसी में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, कह रहा है इस केस में 10 से अधिक हो और इससे कम हो, ठीक है, ये यहाँ इससे कम इससे अधिक नहीं कर रहा है, इस केस में इससे अधिक हो इससे कम हो, तो इससे अधिक इससे कम इसी में करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, और यहाँ पर 10/10 के इंटरसेप्ट होगा 10 का उसके अवे, और इससे लेसर 12.5, तो दिस द ओनली रीजन कॉमन टू ईच ऑफ द फोर इनइक्वालिटी। तो एलपीपी पढ़ोगे तो समझ रहे होगे, बाकी हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि आर इज ए रिलेशन ओवर द सेट ए फॉर ऑल द स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन सच दैट L1 रिलेटेड टू L2, ठीक है, यहाँ पर L1 इज पैरेलल टू L1 L2 में क्या रिलेशन है, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस प्लेन में दिया है, और दो लाइन के बीच में क्या रिलेशन है कि यहाँ पर कि फर्स्ट इज पैरेलल टू L2। तो अब आपको पता है कि हम लोग जो यहाँ पर रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव करते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव क्या होगा कि पहला पहले से रिलेटेड हो, L1 इज रिलेटेड टू L1, तो कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्सिव होगी, है भी, और L1 इज पैरेलल टू L2 तो L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1, ए बी तो बी ए होना चाहिए, पता होगा चाहिए, है ना, एक इस केस में तो ये हो गया सिमेट्रिक, भाई ये पैरेलल है L1 L2 के, तो L2 भी L1 के पैरेलल है। तो तीसरा बात करें कि L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 इज पैरेलल टू L3, तो L1 विल आल्सो बी पैरेलल टू L3, तो ट्रांजिटिविटी विल आल्सो होल्ड। तो पता है कि अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों लॉ अगर अप्लाई हो किसी रिलेशन में, तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, तो इट विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन, तो वर्बल है, पढ़े होगे रिलेशन तो समझ में आ रहा होगा कि L1 इज रिलेटेड टू, कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, L1 इज रिलेटेड टू, तो L1 इज पैरेलल टू L1, और L1 इज पैरेलल टू L2, तो L2 भी शुड आल्सो भी, तो होता ही है, एक पैरेलल तो दूसरा उसके पैरेलल, तो L1 इसके पैरेलल इसके पैरेलल ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए, तो पढ़े होगे रिलेशन तो समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसमें कोई दम नहीं देखते बता दोगे, तीनों फुलफिल कर रहा है इसलिए ये होगा, है ना, बाकी तो पता ही है। हमको मूव करते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में मूव करते हैं, तो देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 53 ट्यूसडे इन ए लीप ईयर, तो लीप ईयर में 53 ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी गेटिंग हो जाएगा 2/7, क्योंकि लीप में 2 एक्स्ट्रा डेज निकालता है, पेयर वाइज होगा, तो 2 ट्यूसडे होंगे, 2 वेडनेसडे होंगे, 2 संडे होंगे, 2 मंडे होंगे, तो 2/7, है ना, तो 2/7 होने की, तो नहीं होने की तो हो जाएगा 5/7, नॉट गेटिंग टू। देखिए जब कोई लीप ईयर होता है 366 डेज होते हैं, तो 52 वीक तो पूरा निकल के बाकी पेयरिंग होगा, तो यहाँ पर मंडे और ट्यूसडे ले लिया, ट्यूसडे वेडनेसडे ले लिया, वेडनेसडे थर्सडे ले लिया, थर्सडे फ्राइडे ले लिया, और फ्राइडे और सैटरडे ले लिया, और सैटरडे संडे ले लिया, और संडे मंडे ले लिया, और फिर मंडे ट्यूसडे फिर शुरू है। तो देखो ट्यूसडे यहाँ 2 बार आया कि नहीं आया, ट्यूसडे यहाँ पर 2 बार, और कोई भी दिन, नॉट ओनली ट्यूसडे,
यहाँ पर देखो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, कोई भी दिन, संडे यहाँ पर इस केस में 2 बार आया है, मंडे 2 बार, एक बार यहाँ पेयर में एक बार, क्योंकि भाई दो लगातार दो दिन एक्स्ट्रा बचेगा वो तो कॉन्जिक्यूटिव होगा ना, या तो मंडे ट्यूसडे, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे, या तो वेडनेसडे करेगा, तो हर एक दिन 2 बार आ रहा है, तो होने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी पर्टिकुलर दिन होने की प्रोबेबिलिटी 2 आउट ऑफ 7, 7 पेयर में कोई भी 2 पेयर फेवरेबल है, 2 जगह ट्यूसडे है ना, तो 2/7 ये होने की, तो नहीं होने की 1 - that is 5%। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्लास 10th में भी करते होंगे, वो सब हर जगह रहता है लीप ईयर वाला, तो समझ में आ गई होगी बात, वर्बल है, देखते ही बता दोगे। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिएगा कि a - b डॉट a + b, तो हो जाएगा a + b - b, a² - b² = 27, और माड ऑफ इक्वल टू 2b, तो 2b डालोगे तो 4b² में b² घटेगा, तो 3b² = 27, तो b² = 9, तो b माड ऑफ इक्वल टू 3, तो 3 कहीं है, यस दिस इज द आंसर। कैसे किया मैंने, देखिए इसका हम लोग क्या किए, इसका a² - b² = 27, चाहे a मॉड लिखो चाहे विदाउट लिखो, और a = 2b, तो यहाँ पर 4b² हो जाएगा, 4b² - b² = 27, मॉड लेना ले लो, तो यहाँ पर 3b² = 27, तो मॉड ऑफ b² = 9, तो मॉड ऑफ b = 3। तो ये मन में आप देखो क्यों नहीं कर पाओगे, आराम से कर लोगे, a + b a - b, तो a² - b² = 27, और मॉड ऑफ a = 2b है, तो a² जब अगर करोगे तो 4b² में b² जाएगा, 3b² = 27, तो b² = 9 तुम्हारा, तो वर्बल है, कौन सी बड़ी बात है इसमें, कौन सा है कि पेन की जरूरत है कि आपको ये करके ये लिखना ही जरूरी है, मन में कर सकते हो, जहाँ इसकी वैल्यू डालोगे तो 4b² में b² जाएगा, तो 3b² = 27, दैट वी कैन गेट इट मॉड ऑफ। बोलो बन रहे क्वेश्चन कि नहीं बन रहे, हम लोग मूव करते हैं। देखिए कह रहा है ABC आर द 3 सिंगुलर मैट्रिसेस गिवन बाय दिस दिस दिस, देन वैल्यू ऑफ ABC। अच्छा वैल्यू ऑफ ABC यानी इनका प्रोडक्ट चाहिए, तो पहले तो ABC निकालोगे, तब तीनों प्रोडक्ट करोगे। सिंगुलर मैट्रिक्स समझते हो, कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगी, जब उसकी डिटरमिनेंट 0 हो, यानी वैल्यू 0 हो, तो इसकी वैल्यू सब सिंगुलर है, AB BB CB, तो इनकी वैल्यू 0 करोगे तो A की वैल्यू आ जाएगी, तो इसका मॉड ऑफ दिस = 0, मतलब 2A = 12, तो A = 6, A = 6 आ गया, A = 6 आ गया, हो गया नहीं हो गया, 2A = मॉड ऑफ लोगे ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू, तो 2A - 12 = 0, तो A = 12/2, तो आ गया 6, और ये 6 यहाँ डालोगे तो 30 हो जाएगा, तो 6b और -30 = 0, तो 6b = 30, तो b = 5, तो b = 5 आ गया, तो वर्बल है। अब जैसे ए बी की वैल्यू यहाँ पे डालोगे, तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा 11, दिस इक्वल टू दिस होगा, तो 11 + c = हो जाएगा 11 + c इंटू सी, सी इंटू 11 + c = हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी 6 है, तो 6 + c इंटू सी + 1। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो c की वैल्यू आप क्या यहाँ पर हो जाएगा 2/3 आ जाएगा, तो आई थिंक 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, तो जैसे वैल्यू डालोगे तो a की वैल्यू 6 × 5 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 विद आंसर। यहाँ पर थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है ये वैल्यू निकालने में, ये वैल्यू निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है ये वैल्यू, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे c² कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका 11c बचेगा, इधर आपका कितना बचेगा, c² कैंसिल हो गया, तो 7c हो जाएगा, है ना, 7c हो जाएगा, और +6 हो जाएगा, 7c + 6, तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो कुल मिला करके इसमें थोड़ा सा आपको पेन का यूज करना पड़ सकता है, बाकी तो वर्बल कर सकते हो, और वैल्यू जब आ जाएगी तो उसमें भी वर्बल ही कर सकते हो, है ना। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में, क्या है यहाँ पर, कह रहा है द फ्लावर which cost to be 36,000 with annual depreciation of 2,000, it cost will be ₹6,000 in how many years। अच्छा कितने साल बाद, 36,000 की कीमत है अभी, कितने साल बाद 6,000 बचेगा, यानी डिप्रिसिएशन हो जाएगा 30,000 का, और हर साल 2-2 साल डिक्रीज हो रहा है, तो भाई 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15-15 साल में, भाई अभी 36,000 है, कितने साल बाद ये 6,000 बचेगा, जबकि हर साल इसकी डिप्रिसिएशन डिक्रीज हो रही, वैल्यू 2-2 हज़ार, तो हर साल 2-2 हज़ार, तो 15 साल में 30,000 डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 36,000 थी, अब 6,000 बची, तो 30,000 का डिप्रिसिएशन हुआ, और हर साल 2-2 हज़ार घट रही है,
तो 15 साल में क्या हो जाएगा, 30,000 हो जाएगी, यानी 2000 इंटू 15 30,000, तो 15 साल में, यानी पहले साल में 2 घटी, फिर 2 घटी और 4 घट गई, फिर 2 और घट गई, 6 बचा, ऐसे करते करते 30, यानी 15 साल में 30,000 घट जाएगा, तभी तो 36 से 6 बचेगा, अंतर 30,000 का है, और हर साल 2-2 हज़ार, तो डिवाइड कर दो, तो इसमें कुछ है नहीं, वर्बल है ना, 10th लेवल वाली चीज है, वर्बल है। हम लोग मूव करते हैं इसमें। नेक्स्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटर हिटिंग ए टारगेट इज 3/4, तो हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज मोर देन, अच्छा तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो 1 माइनस नन विल गिव एटलीस्ट 1, तो 1 माइनस 1/4 टू द पावर n, मान लो n बार ट्राई मारा, पहली बार भी ना हो, दोबारा ना हो, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/n बार ना हो, तो 1 माइनस 1/4 टू पावर n शुड बी ग्रेटर देन 90/1000, मतलब 9/10, तो इधर जब आप 1 ले जाओगे तो -1/10, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 टू द पावर n इक्वल टू लेसर देन 0.1 हो जाएगा, तो 1/4 मतलब 0.25 टू पावर n लेस देन 1, तो जैसे स्क्वायर करोगे तो 0.062 आ जाएगा। इस केस में देखिए हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस नन, 1 माइनस नन का मतलब 1/4 का पावर n बार ट्राई में आएगा, पहली बार दोबारा तिबारा n बार नहीं हुआ, शुड बी ग्रेटर देन 90/100 का मतलब 9/10, तो जब आपका 1/4 का पावर n किया माइनस, तो ग्रेटर देन यहाँ पर हो जाएगा -1/10, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 1/4 का मतलब 0.25 का पावर n शुड बी लेसर देन 0.1, माइनस से मल्टीप्लाई करो ग्रेटर देन चेंज टू लेसर देन 1/10 का 0.1, इसका 1/4 ही है। अब जैसे n का पावर हम लोग क्या करेंगे, कितना मिनिमम नंबर ऑफ क्या चाहिए, अभी तो भाई 1 डालोगे तो बड़ा है, जैसे 2 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो 2 वैल्यू ये हुई, क्योंकि यहाँ पर जैसे 2 डालोगे तो 0.0625 हो जाएगा, which is लेस देन 0. अभी ये बड़ा है 1 पर, तो ये आपको यही ऑप्शन तो वो चेक करना है, और 1 2 3 में ही आ जाएगा, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, इसलिए वर्बली हम लोग कर दिए, तो यही है 1 माइनस नन विल गिव एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट एक बार हिट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 90/100, 90% मतलब 90 तो 9/10, तो जैसे 1 माइनस नन किया उधर क्या है तो -1/10, फिर माइनस से मल्टीप्लाई लेसर देन हो गया, तो यहाँ पर 1/4 का पावर n लेस देन 1/10, इसी को मैंने फ्रैक्शन में लिख करके चेक कर लिया इनकी वैल्यू डाल करके, तो आराम से वर्बल हो सकता है, दिमाग में ये सब तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते हो, प्रोबेबिलिटी में तो सब हर बुक में होते ही है ना, तो हमारे समझ में समझ रहे होगे अगर पढ़े होगे तो, और पढ़े नहीं होगे तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ए फंक्शन एफ एन टू एन, नेचुरल नंबर डालना है, नेचुरल नंबर निकालना चाहिए, है ना, तो इस केस में दिस देन इंजेक्टिव अनटू इनटू सर्जेक्टिव सब कुछ कहानी है, तो देखते हैं, जैसे नेचुरल नंबर डालोगे 1 डालोगे तो 1 तो ऑड है तो 2 निकालेगा, 2 डालोगे 2 तो इवन है तो 1 निकालेगा, तो 2 1 निकाला, फिर 3 डालोगे तो ये 4 निकाला, और 4 डालोगे तो 3, सब तो निकाला है, वो अलग बात 1 2 3 4 निकाल करके पहले 2 देन 1 देन 4 देन 3 देन 6 देन 5 सब निकाला, तो हर एक नेचुरल नंबर पर हर एक नेचुरल नंबर में डाला, और एक ही निकाला, तो इंजेक्टिव तो है ही, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर एक्सेप्ट कर रहा है और हर एक नेचुरल नंबर निकाल रहा है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो सब्जेक्टिव है ना, और जो इंजेक्टिव सब्जेक्टिव होता है वो बाइजेक्टिव भी होता है, इसको हम 1 1 अनटू भी बोल सकते हैं, तो जो फंक्शन 1 1 है अनटू भी है तो वो बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टेबल होता है, पढ़े भी होगे है ना, और जब ये सब्जेक्टिव है यानी अनटू है तो इनटू हो नहीं सकता है, तो अनटू होगा तो इनटू होगा, तो अनटू है, अनटू मतलब सब्जेक्टिव है ना, तो ए सी एंड डी, ए सी डी कहाँ गया, ए सी डी, दिस विल बी द आंसर। बताओ अब ये पढ़े होगे तो बात समझ में आ रही होगी कि हम लोग क्या क्या करते हैं, एक का एक 1 to 1 होता है, इसको इंजेक्टिव बोलते हैं, है ना, और यहाँ पर जब हम लोग डाले हर एक इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है, हर एक काउंटिंग नंबर निकाल रहा है, नेचुरल नंबर निकाल रहा है, तो भाई जब निकालेगा तो रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू सेट बी के बराबर होगा, इसलिए सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव को अनटू भी बोलते हैं, जब अनटू है तो इनटू हो नहीं सकता है, और जब दोनों होता है तो वो इन्वर्टेबल होता है क्योंकि बाइजेक्टिव होता है, तो पढ़े होगे तो जाने होगे। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में, कितना कितना आसान तो है, देखिए द मैट्रिक्स दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो वैल्यू ऑफ दिस कैसे करोगे, स्क्यू सिमेट्रिक्स में सारा डायगोनल में 0 होता है, y 0 होगा, और ये इक्वल अपोजिट हो तो ये -6 तो 6 होगा तो 2 होगा, तो x की 2 होगा y 0 होगा, x की 2 डालोगे y 0 डालोगे तो 10 10 कहाँ है, ऐसा हो गया, क्या दिक्कत है इसमें,
देखिए इसको सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट 0 होता है तो y तो 0 होना ही पड़ेगा, और ये इक्वल अपोजिट हो, ये -6 तो 6 होने के लिए y x = 2 होना पड़ेगा। तो वर्बल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 डालोगे 5 × 2 10 -0। अब जब जान रहे हो कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, तो समझ में आ रही होगी। कुछ भी नहीं, सेकेंडों में जवाब देना है। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब तो आपको सैंपल के लिए कुछ बता रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या है। अब a = दिस, दिस = दिस, यानी ax = b, देन वैल्यू ऑफ है। अरे भाई इसको मल्टीप्लाई कर 2n + 4 = 8, तो 2n = 4, n = 2, 2 कहीं है, n = वर्बल है। कितना आसान है, देखिए जब इसका रो का इससे मल्टीप्लाई करोगे, x = b है ना, x = b, तो यहाँ पर क्या होगा 2n और +4 = 8, 2n + 4 = 8, तो n = यहाँ पर 4 हो जाएगा, n = 2, वर्बल है ना। दिस इनटू दिस, दो बराबर कब होंगे, जब मैट्रिसेस, जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम में हो, डायरेक्शन और डायमेंशन तो सेम ही है इस केस में। तो x = b, तो जैसे मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया वर्बल, 2n + 4 = 8, तो यहाँ पर 4 जा करके 4 बचा, 8 - 4, तो 2n = 4, तो n = ये घट जाकर 4 बचेगा। यही मन में कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात। अब बताओ हो रहा कि नहीं हो रहा, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो लीस्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर, नॉन निगेटिव में पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करें 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 3 का पावर अगर हम क्यूब कर दें तो 27, 27 में -1 का पावर उधर 51, 17 -1 रिमाइंडर आएगा, तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाना 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये समझ रहोगे, इसको 3 क्यूब का पावर हम 17 लिख सकते हैं, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 27 आएगा, 27 को डिवाइड करोगे तो -1 का पावर 17/7, तो रिमाइंडर -1 का पावर 7, रिमाइंडर निगेटिव होता नहीं, इसको पॉजिटिव में से जब निगेटिव आएगा तो उसमें जोड़ देते हैं, जिससे डिवाइड करेंगे उसमें साइन के साथ जोड़ देंगे, तो इट विल बी कन्वर्टेड टू नॉन निगेटिव, दैट मीन पॉजिटिव में, है ना। तो उसके इसमें यहाँ पर यानी ये वाला हम लोग क्या किए, पावर इतना बढ़ाए कि 7 के मल्टीपल के आसपास हो जाएगा, तो 3 क्यूब 27, 27 को डिवाइड करोगे तो 28 डिविजिबल होता है, एक कम है तो -1 है, -1 पावर, और -1 पावर 8 रहेगा, तो निगेटिव, निगेटिव रिमाइंडर हम लोग देते नहीं, नेगेटिव खुद मना कर रहा है नॉन निगेटिव, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए पढ़े होगे तो जान रहे निगेटिव पॉजिटिव कैसे जोड़ते कन्वर्ट करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसी में साइन के साथ जोड़ देते हैं, तो दैट विल कन्वर्टेड। तो नंबर सिस्टम पढ़े होगे तो मन में वर्बल जैसे मैंने पहले करके दिखाया, बाद में क्या मन में मैंने किया वो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे किया, क्योंकि 3 का पावर इतना रेज किया कि 7 के मल्टीपल आसपास हो जाए, तो उससे अच्छा रहेगा -1 1 + 1 है, ऐसे रहता है तो इजी रहता है कैलकुलेशन, वो हो गया, है ना। तो 3 क्यूब 27 का डिवाइड करोगे, 27 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 हम लोग नहीं लिखेंगे, -1 लिखेंगे। -1 करने से हमको पता है कि आड है तो माइनस, इवन है तो पॉजिटिव, तो माइनस माइनस में तो कन्वर्ट कर दिया निगेटिव पॉजिटिव। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर अगर ये दो बराबर हैं देन 5x + y, तो पहले हम लोग करते हैं x की और y की वैल्यू, तो y देखो y + 3 = दो मैट्रिसेस का बराबर होगी, पता है डायमेंशन बराबर हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, तो y = यहाँ तो 2 पता चल गया, y = 2 पता चल गया, तो यहाँ पे डाल देंगे, इधर 6 हो गया। अब x निकाल देते हैं इससे, 5x + 8 = 2, तो ये इधर गया तो 5x = -6, h = -6/5, तो -6/5, 5 का -6 0 आ जाएगा, 0 कहाँ गया, 0, जस्ट एक मिनट, इसका ऑप्शन यहाँ पर ये 0 है, दिस द आंसर, CUT 24 उसी में लिखा गया ऑप्शन में 4। क्या किया फिर समझो, आपको जान जाओगे भाई, दिस = दिस किया तो y + 3 = 5, वर्बल है y = 2, तो क्या वर्बल नहीं कर सकते हो, दिस = दिस y = 2 कर सकते हो। चलो अब हम लोग बात करेंगे दूसरा वर्बल करते हैं, दूसरा वर्बल करते हैं, ये भी वर्बल दिस = दिस कर लोगे तो 5x और +8 = 2, तो x = हो जाएगा, उधर गया -6 तो -6/5, तो -6/5 यहाँ डालोगे इसकी जगह पर -6/5, तो ये 5 तो कैंसिल, -6 इधर 2 था तो -6 + 6 0 कर देगा, तो दैट विल बी आंसर, 0 इज द आंसर। इसका कलरिंग चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 0 होगा, 0 इज द आंसर। तो जस्ट इक्वल करो, एक्स वाई वैल्यू निकालो, डाल दो, इसमें कौन सा कैलकुलेशन जरूरत है कि पेन की जरूरत है ना चलाने की। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या है,
इवन नंबर इज द डिटरमिनेंट ऑफ, इसकी डिटरमिनेंट मतलब किसी मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है उसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो इसकी जो वैल्यू इवन नंबर, यानी डिटरमिनेंट इवन नंबर मतलब वैल्यू इवन नंबर। तो इवन नंबर हो तो देखते हैं इवन नंबर, तो जब वैल्यू निकालो दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो 5 और माइनस माइनस 1, 5 में 1 तो 8 में 8 जाएगा तो इवन चलेगा, इवन देगा। इसमें बात करते हैं, ये आपका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 माइनस 8 इवन, 8 माइनस 8 इवन होगा। ये आपका डायगनली इवन हो जाएगा, इवन और माइनस 8, इवन माइनस 8 8 होगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये आपका मल्टीप्लाई करो इवन, इवन माइनस इवन इवन होगा, हो गया। तो ए बी डी पूरा कैलकुलेशन की क्या जरूरत है कि क्या एक्चुअल वैल्यू होगी, फालतू में दिमाग नहीं लगाना है, आड या इवन देखना है। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये तो भाई इवन में इवन जाएगा तो इवन होता है, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इवन में 8 जा रहा है, 11 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 11 रहेगा, तो इवन माइनस 11 तो ये हो जाएगा। तो इस केस में देखिएगा आप दिस इंटू दिस माइनस दिस, ये 8 माइनस 8 इवन हो जाएगा, ये भी 8 माइनस 8 इवन हो जाएगा। तो यहाँ पर सी छोड़ करके बाकी ए बी डी चलेगा, तो ए बी डी आपको दिस इज द फर्स्ट वन। अब बताओ ये सब बन रहे नहीं बन रहे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, कितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा, हम आपको एक सैंपल के लिए, नमूने के लिए अब 2024 का सीयूटी का हमको दिए हैं कि कितने आसान आसान को, एक तो क्वेश्चन भी आसान और उसमें आधे ज्यादा वर्बली बन रहे हैं। तो आप जब इस टेक्निक से करोगे, देखो पहली बात तो नॉलेज भी होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और दूसरी बात ऐसा सोचना भी चाहिए, अप्रोच ही लोग नहीं करता है, बाद में घर में आता देखता ये तो वर्बल हो सकता था, इसमें हम पेन का, जहां पेन का यूज किए वहां आप कैमर बात किए। तो जब आपको 50% से ज्यादा क्वेश्चन वर्बल बने तो बाकी जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें भी आपको आधी लाइन कुछ जरा सा लिखना पड़ेगा, उसमें भी आपको 1 लाइन 2 लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये समझ लीजिएगा। जिसमें कहीं कहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं हर एक क्वेश्चन वर्बल बनेगा, जहां पर पेन की जरूरत पड़ेगी उसमें भी आपको आधी लाइन चौथाई लाइन लिखना है, 2 लाइन की जरूरत कभी नहीं पड़ती है क्वेश्चन में। अब पढ़ रही तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, 50% क्वेश्चन वर्बल बना रहे हो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन नहीं है। अगले क्लास में हम और फिर लेके आएंगे नया PYQ, ठीक है, CUET का भी 23 का 22 का देखते हैं जो भी है सारा, और निमसेट का भी हम लोग डालें और भी डालेंगे। तो आप ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि चाहे निमसेट हो और चाहे CUET PG MCA हो, हर एक में 50% के करीब क्वेश्चन जरूर अरबी बन जाते हैं। जब तक ये टेक्निक अप्लाई नहीं करोगे तब तक पिछाड़ नहीं पाओगे तो फिर मेरिट नहीं आओगे, और मेरिट नहीं आओगे तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता है ना। तो हम लोग इसी टाइप का कर करके आपको दिखाते रहेंगे, और मैं समझता हूँ कि इसका फायदा उठाओ, समझो, अप्रोच आप भी ट्राई करो। जब ये देखोगे तब तो देख देख करके दूसरा का देखोगे ऐसा कर रहा है, हमारा देखो ऐसा कर रहे हैं, तो अभी अप्रोच करोगे, तो आप उसका फायदा उठाओ, औरों को जरूर शेयर कर देना जिससे कि दूसरे के लोग भी फायदा उठावें, जिससे कि हम और भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको डाल करके वीडियो और आपको दिखा पाएं कि ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से बनाए, आए हुए क्वेश्चन ही करा रहे हैं। आप देख सको, गूगल में सर्च करके देखिएगा, सब आए हुए क्वेश्चन है। हम खुद कह रहे हैं कि सबके सब तो नहीं बनते हैं, लेकिन जो बनते हैं वो मैं बना के दिखा रहा हूँ, और भी बहुत सारे हैं जो ओवरऑल बनते हैं। अब हम कितना बनाते फिरें, इसलिए मैं यहीं पे विराम दे रहा हूँ। आप इसको शेयर करिए, औरों को बताइए, लेट अदर्स टू आल्सो बी इन्वाइटेड। बाय द टाइम हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है, हाउ टू सॉल्व वर्बली PYQ। चलो।